हम बात करेंगे कक्षा 10वीं में गणित विषय में जो आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है किस किस प्रकार के आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपका आज का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है, बन सकता है 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो आप इसका HCF निकाल सकते हो। जब आप इसका HCF निकालोगे तो इसका HCF कितना बनेगा, 4 आ सकता है। ठीक है, सेकेंड है आपका 4 एवं 5 का HCF क्या होगा। अब ये याद रखना है 4 सम संख्या है, 5 क्या है, विषम संख्या है। जब आप इसका HCF निकालोगे तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आप इसको हल करके भी टिक लगा सकते हो। इसी प्रकार एक और उदाहरण के लिए लिया है 3 व 12 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। जब 3 और 12 का आप LCM निकालोगे, 3 और 12 का LCM कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगला जो है ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, A इंटू बी जो होता है, A इंटू बी का मान किसके बराबर होता है, तो A इंटू बी का मान बराबर होता है HCF गुणित क्या होता है, LCM के बराबर होता है। यहाँ पे आप A इंटू बी को यही रहने दो, अगर HCF को इसके आधार में ले जाओ तो सूत्र किसके लिए बनेगा, LCM बराबर बनेगा। तो LCM बराबर क्या बन सकता है, LCM बराबर होता है A इंटू बी अपन में क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप HCF का मान भी निकाल सकते हो। तो अब की बार HCF यहीं रहेगा और LCM का चला जाएगा, बेस में चला जाएगा। तो HCF बराबर क्या रहेगा, A इंटू बी अपन में क्या आएगा, LCM आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस चैप्टर से और भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, धनात्मक धन पूर्णांक जो होते हैं, धन पूर्णांक सभी क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती है। याद रखना है धन पूर्णांक क्या होते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं होती है। 2n+1 जहाँ n कोई धन पूर्णांक है, अगर आपको इस तरह से मिले लिखा हुआ क्या मिले, 2n+1 मिले, जहाँ n के बारे में पूछा जाए तो n क्या रहेगा, विषम संख्या होती है। अगर इस कंडीशन में मिले 2n+1 की कंडीशन में मिले तो n क्या होती है, विषम संख्या होती है। और अगर 2m मिले, ओनली 1 मिले, तो वहाँ जहाँ m क्या रहेगा, धन पूर्णांक होता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन संख्या है, सम संख्या के लिए। याद रखना है जब भी आपको ऐसा मिले या डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया जाए विषम संख्या के लिए, तो विषम संख्या के लिए कंडीशन क्या होती है, 2n+1 होती है। क्या होती है, 2n+1 होती है। यहाँ n के स्थान पर q भी आ सकता है, p भी आ सकता है। अगर 2p+1 मिले तो भी कौन संख्या है, विषम संख्या के लिए। और सम संख्या के लिए क्या याद रखना है, सम संख्या के लिए याद रखना है 2p हो, 2n हो या 2m भी हो। ठीक है, इस अवस्था में रहे या इस कंडीशन में रहे तो कौन संख्या के लिए उदाहरण रहेगा, ये सम संख्या के लिए। और +1 में आए तो कौन संख्या के लिए रहेगा, विषम संख्या के लिए रहेगा। ठीक है, अगला जो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ सही, सत्य है, सत्य में आ सकता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसी प्रकार से अगला जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ सत्य है, ये भी क्या आएगा आपका, सत्य आएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इसका उल्टा भी आ सकता है, अगर यहाँ आ जाए परिमेय संख्या के स्थान पर आ जाए क्या आ जाए, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। उसका क्या आएगा, आंसर असत्य आएगा। परिमेय संख्या के स्थान पर क्या आ जाए, अपरिमेय संख्या आ जाए, तो आपका आंसर क्या रहेगा, असत्य। ठीक है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है। क्लियर है। इसी प्रकार आपका एक और जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ये भी आ सकता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। खाली स्थान में भी आ जाए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। क्लियर है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से आप इनकी तैयारी कर सकते हो। इसी प्रकार हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। याद रखना चैप्टर नंबर 2 से अधिकांश जो आएंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों क्या आता है, गुणनफल आ सकता है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। और अल्फा प्लस बीटा जो होता है क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ चैप्टर का नाम है बहुपद नाम है। इस बहुपद के जो सवाल रहेंगे इसके अंदर घात वाले सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव है क्या है, बहुपद बराबर क्या है, x² - 3 के शून्यक हो सकते हैं। तो x² है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कितने शून्य मूल हो सकते हैं, शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो यहाँ का मान क्या रहेगा, ± क्या रहेगा, 3 रहेगा। अगर अगली बात करते हैं, थर्ड नंबर पे क्या है, अधिकतम घात से संबंधित ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अधिकतम घात से संबंधित मान लीजिए आपके सामने एक समीकरण दे दिए, ax³ + bx² + cx + d दे दिया। तो यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात से संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर उच्चतम घात पूछे तो अधिकतम घात जितनी होती है उतनी लिख देना। न्यूनतम घात पूछे तो जो जिस पावर की सबसे न्यूनतम घात होती है उस पावर को देख करके आप वहाँ लिख सकते हो। तो इसमें अधिकतम घात से संबंधित ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं और उच्चतम न्यूनतम घात से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, तो रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं। तो रेखिक बहुपद जो होता है इसको अपन एक घात वाला बहुपद भी बोलते हैं। तो रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है, ये एग्जाम में आ जाए कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर है, दोनों तरह से ध्यान रखना है। अगर आपको इस अंडर रूट में अगर संख्या मिले,
क्या मिले, अंडर रूट में अगर संख्या मिले, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 एक बहुपद है, तो याद रखना है अंडर रूट एक्स प्लस 2 एक बहुपद नहीं है। क्लियर है। तो चैप्टर नंबर 2 के सवाल आपके इस तरह से आ सकते हैं। अधिकांश आप ध्यान रखना, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी अपन में, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपन में। इसका एक ऑब्जेक्टिव जरूर आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 जो है क्या लिखा हुआ है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण। अब बात करेंगे दो चरों वाले रेखीय समीकरण के बारे में। चैप्टर नंबर 3 है, तो 3 में याद रखना है, चैप्टर नंबर 3 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, या 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। याद रखना है, जब भी आपको दिया जाए a1/a2 बराबर क्या दिया जाए, b1/b2 बराबर दिया जाए c1/c2, अगर ये तीनों निकाय बराबर होते हैं, तीनों निकाय क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसी कंडीशन में इनका हल क्या होता है, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अगर ये पहला a1/a2 बराबर नहीं हो किसके, b1/b2 के, ऐसी कंडीशन में इसका हल क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर, इस कंडीशन में a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, ऐसी कंडीशन में इसका हल क्या रहेगा, इसका रहेगा कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक है। इसी प्रकार आगे इस तीनों ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव आपका जरूर एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, तीनों कंडीशन बराबर रखना, अनेक हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, और कोई हल के लिए नहीं। ठीक है। अगला इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है चैप्टर नंबर 2 से, कि अगर सरल रेखा ग्राफ जो है, तो समीकरण जो होगी, अगर सरल ग्राफ, अगर आपका जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ अगर सरल रेखा आ रहा है तो समीकरण क्या होगी, रेखिक समीकरण होगी। इसका इन्वर्स या उल्टा भी आ सकता है। क्या आ सकता है, अगर रेखिक समीकरण है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगा। याद रहेगा, सरल रेखा का ग्राफ अगर पूछे तो रेखिक समीकरण होता है, रेखिक समीकरण का पूछे तो उसका ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है। क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 4 से आपका जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो क्या आ सकता है, विविक्तर कॉलम। विविक्तर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4ac याद रखना है। इसी के आधार पर अगर द्विघाती सूत्र आ जाए तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4ac अपॉन में क्या होता है, 2a। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। अगर इसी प्रकार से द्विघात समीकरण के लिए मानक समीकरण पूछा जाए, द्विघात के लिए क्या पूछा जाए, मानक समीकरण पूछा जाए, तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आता है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या आता है, 0 आता है। ये भी याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर चैप्टर नंबर 4 से ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वो इस प्रकार से भी आ सकते हैं। आपको समीकरण दी जाती है, उस समीकरण का विविक्तर निकालना है, तो आप सूत्र का यूज करके विविक्तर भी निकाल सकते हो। द्विघाती सूत्र के अगर इस चैप्टर से इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। याद रखना है कि अगर आपको एक समीकरण दी गई है, समीकरण में पावर देखना है, पावर 3 है तो उसके कितने मूल हो सकते हैं, अगर घात 3 है तो 3 मूल हो सकते हैं, घात अगर 2 है तो मूल कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, और घात अगर 1 है तो उसका मूल कितना रहेगा, 1 रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगले चैप्टर की बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 से। तो समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 से अधिकांश आपको याद रखना है ए एन एन और डी, यानी कि आपको एक समांतर श्रेणी दी जाएगी। उस समांतर श्रेणी में हो सकता है आपसे पहला पद पूछ लिया जाए, ए पूछ लिया जाए, ए का क्या होता है, प्रथम पद होता है। एन कितने पद है ये पूछ लिया जाए, एन बराबर एनवा पद निकालने के लिए बोल दिया जाए, या डी याद रखना अधिकांश क्या पूछा जाता है, डी के बारे में पूछा जाएगा। डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर होता है। ठीक है, तो सार्वंतर के लिए क्या निकालते हैं, डी बराबर होता है a2 माइनस क्या होता है, a1। याद रखना है। आपको कोई समांतर श्रेणी दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर, किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है विविक्त समांतर श्रेणी के लिए। तो आपको मान लीजिए कोई एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है 1 3 5 7 जैस। ठीक है, इस समांतर श्रेणी में अगर आपको ऑब्जेक्टिवली पूछा जाए कि इसका सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, डी कहेंगे। डी क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। दूसरे पद में से पहले पद को अगर माइनस करोगे कितना आएगा, 3 में से 1 को माइनस करा कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 5 से समांतर श्रेणी से इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनेंगे, समांतर श्रेणी से इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनेंगे। सार्वंतर पर ध्यान रखना है, अधिकतांश किसके ऊपर ध्यान रखना है, सार्वंतर के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, डी का मान निकालना आना चाहिए। एन पूछ लिया जाए तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको ए दिया जाए, ए का मतलब होता है प्रथम पद होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 4 पद निकालना है, तो 4 पद के लिए भी सूत्र याद रखना है। ए बराबर क्या होता है, a1 बराबर होता है a2 बराबर होता है a प्लस डी होता है। ए क्या मतलब जो रहेगा प्रथम पद, और डी मतलब क्या रहेगा, सार्वंतर। आप जोड़ते जाइए। इसी प्रकार से आपको a3 निकालना क्या रहेगा, a प्लस क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पद निकाल सकते हो। इस सूत्र का उपयोग करके आप पद निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो, सार्वंतर निकाल सकते हो। सार्वंतर डी
पद का ध्यान रखना है, ए आप समीकरण को देख करके या सारा एपी समांतर श्रेणी को देख करके आप हल कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना, समांतर श्रेणी से इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके। इसी प्रकार हम बात करें चैप्टर नंबर 6 से, त्रिभुज वाले चैप्टर से बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में अधिकांश आपके ऑब्जेक्टिव सर्वांग समता नियम की जो प्रमेय है उसके आधार पर आते हैं, सर्वांग समता के नियम के आधार पर आते हैं, ठीक है। तो इससे अधिकांश ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बन सकते हैं तो देखते हैं। सभी व्रत जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कभी भी याद रखना, सभी व्रत सर्वांग सम नहीं होते, सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग अगर दिए जाए और बोला जाए सभी वर्ग होते हैं तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो सर्वांग सम जितने भी त्रिभुज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समरूप भी होते हैं, ये भी याद रखना है। सर्वांग सम त्रिभुज जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समरूप भी होते हैं, ठीक है। अगर आपसे इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो वो क्या होंगे, तो वह समबाहु त्रिभुज होते हैं। याद रखना, सभी त्रिभुज अगर क्या है, समरूप हैं तो वह त्रिभुज क्या हो सकते हैं, वह त्रिभुज समबाहु भी हो सकते हैं। क्लियर है, समरूप है मतलब एक समान है तो वो त्रिभुज कौन से त्रिभुज कहलाएंगे, वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। क्लियर है, ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 6 से संबंधित। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 6 से आप और भी ऑब्जेक्टिव याद रख सकना। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट याद रखना है सभी को, पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट याद रखना है। उसके अलावा थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट याद रखना है, उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव बनकर के आ सकता है। क्लियर है, और आपको अगर पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कर्ण लंबाई दी जाए किसी त्रिभुज के अंदर, मान लीजिए ये त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय के स्टेटमेंट के आधार पर आपको अगर लंबाई दी जाए, लंबाई दी जाए, कर्ण दिया जाए और आधार पूछ लिया जाए तो भी आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में बनता है। कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 से। क्लियर है, अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 क्या है आपका, चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 7 क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो चैप्टर नंबर 7 से अधिकांश याद रखना है, सवाल आएगा लेकिन आपको बिंदु दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, बिंदु दिए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव इसका कैसा बनेगा, बिंदु के आधार पर आपको दूरी निकालना है। मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया है, उन बिंदु के आधार पर आपको उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए सूत्र का प्रयोग करके आप दूरी निकाल लेना, ठीक है। दूरी के लिए सूत्र का प्रयोग करके क्या निकाल लेना, दूरी निकाल लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको किस तरह से। मान लीजिए आपको दो बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा है 3,4 और दूसरा दे रखा है 2,3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। वहाँ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। इस तरह से आपका सवाल इस चैप्टर से बनता है। तो दूरी के लिए आप क्या करोगे, ये किसका मान है x1 का, ये किसका मान है x2 का, ये किसका मान है ये किसका मान है x1, ये किसका मान है y1, ये किसका है x2 और ये किसका है y2। तो इसके लिए आप दूरी का सूत्र का यूज कर सकते हो। क्या होता है, x2 का मान कितना है 2 है, 2 माइनस x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस क्या रहेगा 4 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए आप हल करोगे तो क्या आएगा, 2 में से 3 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 गया कितना आया 1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस का आएगा -1 का स्क्वायर कर लेना, अंडर स्क्वायर आएगा कितना आएगा 1 + 1 यानी कितना आया अंडर रूट कितना आया 2 आया। इस तरह से आपको दो बिंदु दिए जाएंगे तो बिंदु के आधार पर दूरी निकालना याद रहे। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा। दूरी के लिए आ सकता है, मूल बिंदु के निर्देशांक आ सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर है तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। अगर आपको निर्देशांक दे दिए जाए कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित है, याद रखना है प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होते हैं। कौन से चतुर्थांश में स्थित होते हैं, चतुर्थ में। अगर आपसे प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है तो याद रखना है प्लस कहाँ होता है, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। तो इस तरह से आपके चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 7 से निर्देशांक ज्यामिति की इस तरह के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर 7 से इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे दिए मैंने, सही जोड़ी आपको ग्रुप में सेंड की गई है कि ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बना करके भेज दिए हैं। सही जोड़ी चैप्टर नंबर 8 से आने वाली है, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। चैप्टर नंबर 9 आपका इस वर्ष से हटा हुआ है। अब बात करें चैप्टर नंबर 10 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 10 जो आपका व्रत है, तो व्रत से संबंधित ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके एग्जाम में। किससे संबंधित, व्रत से संबंधित ऑब्जेक्टिव। तो व्रत से संबंधित याद रखना है, ये व्रत है सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव। अगर इससे आता है अधिकांश पूछने वाला ऑब्जेक्टिव कि किसी एक निश्चित बिंदु से इस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो याद रखना है किसी निश्चित बिंदु से व्रत पर अगर स्पर्श रेखाओं की संख्या अगर खींची जाए तो कितनी खींची जा सकती है, 2 खींची जाती है। अगर वो बोले निश्चित बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि किसी व्रत पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, तो समांतर स्पर्श रेखाएं भी कितनी हो सकती है, 2 ही हो सकती है।
समांतर स्पर्शरेखाएं कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इस तरह से आ जाए कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है, अनंत नहीं, याद रखना है, किसी वृत्त पर केवल स्पर्शरेखाएं पूछे, वो ये ना पूछे समांतर ना पूछे, किसी बिंदु से ना पूछे, और वो पूछे स्पर्शरेखाएं कितनी खींची जा सकती है, तो किसी वृत्त पर अगर डायरेक्ट पूछे वो कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो याद रखना है कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, वो पूछने के तरीके के आधार पर आंसर देना है, ऐसा नहीं कुछ भी आंसर देकर के आ रहे हो, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? और इसके अलावा क्या बन सकता है? तो किसी वृत्त से स्पर्श रेखाओं के बाद आती है छेदक रेखा। याद रखना है, किसी बिंदु पर, किसी वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि किसी कोई रेखा इधर से होकर के जा रही है, ठीक है, तो इस जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता है। जब कोई वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। क्लियर है? और ये भी पूछा जाए कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो 1 बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? 1 बिंदु पर स्पर्श करती है। क्लियर है? इसका भी ध्यान रखना है। तो चैप्टर नंबर 6 से आपके चैप्टर नंबर 10 से जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। और भी अगर ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो प्रश्नावली 2.1 के अंदर जितने भी खाली स्थान दे रखे हैं उन सभी की प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, सत्य सत्य और खाली स्थान की। ठीक है, लेकिन खास करके इस वाले ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है और इसका ध्यान रखना है, पूछने के तरीके पर आधार पर आंसर देना है। छेदक रेखा, स्पर्श रेखा। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में। चैप्टर नंबर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर नंबर 12 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 12 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 से जो रचना है उससे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 से अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 12 से आपके जो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, तो अधिकांश इसका ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से बनेगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना क्या होता है? θ/360 इंटू क्या होता है? πr²। क्लियर है? इसी प्रकार वो एग्जाम में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दे, लेकिन वो वहाँ स्पष्ट दे दे कि त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है, कोण कितना है? P डिग्री। तो आपको वहाँ ध्यान रखना है, सूत्र लिखने में ध्यान रखना है। अगर उसने कोण दिया है P डिग्री तो आपको वहाँ P लिखना है, बटे कितना आएगा? 360 इंटू क्या आएगा? पाई। क्या दिया है? त्रिज्या कितनी? कैपिटल R दी, तो आप कैपिटल R का ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर वो एग्जाम में बोल दे कि कैपिटल R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। तो याद रहे, इसका जो ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान रखना है, गलती नहीं हो जाए। वो अगर R दे, कैपिटल R, तो आप R के आधार पर आंसर लिखना। वो स्मॉल r दे तो स्मॉल r के आधार पर आंसर लिखना। वो थीटा की जगह p दे दे तो थीटा की जगह p लिख करके ऑब्जेक्ट आंसर देना है। ये गलतियां नहीं होना चाहिए। आप सही करके आओगे, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। ठीक है, तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से एक और आ सकता है। क्या आ सकता है? ये याद रखना है, यदि आपको दे दिया जाए इस प्रकार से चाप की लंबाई के लिए, तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है? θ/360 इंटू क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, वो या ये ऑप्शन दे, अगर ये नहीं दे तो याद रखना है इस तरह का ऑप्शन भी हो सकता है, θ/180 इंटू क्या हो सकता है? πr भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, कितना बचा? 180 बचा है। ठीक है, तो एग्जाम में जानबूझ करके इसका ऑब्जेक्टिव ये भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसकी गलती मत करना, ध्यान रखना। θ/180 और πr हो तो भी वो किसका सूत्र है? वो चाप की लंबाई के लिए सूत्र है। और θ/360 रहे इंटू 2πr रहे तो भी किसके लिए? चाप की लंबाई के लिए सूत्र है। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं वृत्त या एक और ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है? वृत्त का चाप, त्रिज्या, कोण में क्या संबंध है? तो वृत्त का चाप, त्रिज्या और कोण में क्या संबंध है? तो चाप बराबर होता है कोण गुणित क्या होता है? त्रिज्या होता है। याद रखना है, वृत्त का चाप, त्रिज्या, कोण में क्या संबंध है? तो चाप बराबर होता है कोण गुणित क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्लियर है? और आगे बात कर लेते हैं अगले ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और किस किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं आपके। तो चैप्टर नंबर 13 जो है, इस 13 से अपन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे सूत्र आ सकते हैं। तो यहाँ याद मैं आपको इस पर बता दूं, अधिकांश में आपको बेलन के सूत्र याद रखना है। बेलन, वृत्त, शंकु और गोले के सूत्र याद रखना है। शंकु और किसके याद रखना है? गोले के सूत्र याद रखना है। क्लियर है? क्योंकि इसके संबंधित वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। क्लियर है? तो ये जो सूत्र जितने भी चैप्टर नंबर 13 से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को आप याद करके जाना है। क्लियर है? अधिकांश ज्यादा ध्यान रखना है, शंकु और गोले का ध्यान रखना है। शंकु और गोले का ध्यान रखना है। शंकु और गोले और बेलन, इन तीनों के संबंधित जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों को याद कर ले। इनसे ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में जरूर आएगा। क्लियर है?
अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के बारे में। तो सांख्यिकी से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आने जैसा है वो क्या है, इसका ध्यान रखना है। क्या होता है, 3 गुणित माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या होता है, 2 माध्य होता है। 3 गुणित माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस क्या होता है, 2 गुणित माध्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना है, अधिकांश पूछा गया है और अधिकांश बार आया है भी ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगला माध्य का सूत्र याद रखना है। माध्य का सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपन में क्या होता है, एफ इंटू क्या होता है, H। माध्य का सूत्र याद रखना है, क्लियर है। बहुलक का सूत्र भी याद रखना है, क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू क्या होता है, H होता है, क्लियर है। इसी प्रकार माध्य का सूत्र भी याद रखना है, लेकिन यहाँ याद रहे इसमें सूत्र लिखा हुआ आ सकता है और वहां आपसे पूछ लेगी ए क्या है, तो याद रखना है कौन सा माध्य है, कल्पित माध्य होता है। ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। किस तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनता है इस चैप्टर से, क्लियर है। तो सांख्यिकी से इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनेंगे, लेकिन सूत्र के आधार पर ही ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अधिकांश आपके किसके आधार पर सूत्र बनेंगे, अधिकांश आपके ऑब्जेक्टिव किसके आधार पर बनेंगे, सूत्र के आधार पर ही ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इस चैप्टर से, क्लियर है। का ध्यान रखना है विशेष करके। और जो भी अगर आपसे इस चैप्टर से अगर ये पूछ लिया जाए, समांतर माध्य पूछ लिया जाए, कोई भी आंकड़े दिए जाए और उनका पूछा जाए समांतर माध्य कितना होता है या बहुलक कितना होता है, तो आंकड़े अगर दिए जाए तो आपको याद है कक्षा 9th में पढ़ करके आए हो आप, सभी प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या। डायरेक्ट अगर 1 नंबर में माध्य पूछा जाए तो जितने भी प्रेक्षण दिए जाते हैं उन सभी प्रेक्षणों का योग करके कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग दे देना, आपका आंसर वहीं मिल जाएगा, क्लियर है। उस तरह का ऑब्जेक्टिव भी याद रखना है, सिंपल ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, क्लियर है। अब बात करें चैप्टर नंबर 15 के बारे में, प्रायिकता। तो प्रायिकता से संबंधित क्या क्या आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, तो प्रायिकता से संबंधित ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं आपके संभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता। याद रखना संभव घटना की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, संभव घटना की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, कितनी होती है, 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। अगर आपसे पूछा जाए सिक्के को उछाला जाता है, तो सिक्के के उछालने पर अगर सम संख्या आती है, तो सिक्के को उछालने पर सम संख्या की प्रायिकता या सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता जो होती है कितनी होती है, 1/2 होती है। पट आने की प्रायिकता पूछ ली जाए तो पट आने की प्रायिकता कितनी होती है, वो भी कितनी होती है, 1/2 होती है, क्लियर है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो आपके चैप्टर नंबर 15 से जो बनते हैं, चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता से जो बनते हैं उनका विशेष ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होना चाहिए और सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक टिक लगाना है, क्लियर है। और इससे और एक जो ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, प्रायिकता का मान सदैव के बीच में होता है, तो प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान सदैव किसके बीच में होता है, तो प्रायिकता का मान सदैव किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, क्लियर है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, नहीं हो सकती है, ये भी याद रखना है। किसी घटना की प्रायिकता जो होती है क्या वो 1 से अधिक हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। सत्य असत्य में अगर आ जाए किसी घटना घटित होने की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, नहीं होती है, क्लियर है। इसी प्रकार से इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनने की संभावना हो रही है। कौन सा वाला, P बराबर आपको दे रखा है, आपने पढ़ रखा है प्रश्नावली के अंदर, P बराबर अगर दे रखा है 0.05 दे रखा है और P नहीं की प्रायिकता निकालना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना है, 2 नंबर में आने की संभावना है, ठीक है। तो P नहीं की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस होता है P, क्या होता है 1 माइनस क्या होता है P। इस सूत्र में आप P का मान रख लो, 0.05 को 1 में से माइनस कर देना, ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं की प्रायिकता। और नहीं की प्रायिकता के लिए बार जरूर लगाना, नहीं की प्रायिकता अगर पूछ ली जाए तो क्या लगाना है, बार का जरूर ध्यान रखना है, क्लियर है। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव की सारी तैयारी कर लेना। चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 15 तक के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनके बारे में बता दिए। खास करके चैप्टर नंबर 3 में 100% आने की संभावना है। चैप्टर नंबर 3 में आप इस ऑब्जेक्टिव का जरूर ध्यान रखना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर है तो अनेक हल, पहला वाला अगर बराबर नहीं है तो क्या आएगा, अद्वितीय हल, और लास्ट वाला अगर बराबर नहीं है तो क्या आएगा, कोई हल नहीं, क्लियर है। उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, C/में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/में, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का B/A, क्लियर है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कर लेना। सारी तैयारी आपने कर ली है, फिर भी इन ऑब्जेक्टिव्स को आप अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थी। अपना पेपर ध्यानपूर्वक स्वच्छता के साथ पूरा पेपर हल करना है, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी प्रश्नों को छोड़ करके नहीं आएगा, हल है करके दिया है करके भी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करके आना है, क्लियर है।